फ्रैक्चर, आज बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रैक्चर यानी अस्थिभंग के ऊपर। जैसा कि इसकी परिभाषा कहती है, कठोर ऊतकों की निरंतरता में कमी या भंग होना फ्रैक्चर कहलाता है। या हम इसे इस तरह से कहें कि हड्डियों के अंदर निरंतरता जब टूट जाती है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें हम कार्टिलेज यानी उपास्थि को भी शामिल करते हैं। तो बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर अस्थि की निरंतरता जो कि इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन यह टूट गई है, भंग हो गई है। यह अपनी पूरी चौड़ाई में भी हो सकती है और लंबाई में भी हो सकती है, यानी किसी भी माध्यम के द्वारा जब अस्थि की निरंतरता टूटती है उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है फ्रैक्चर के वर्गीकरण, और जिनके बारे में हम शुरुआत करते हैं। फ्रैक्चर को दो बड़े रूपों में बांटा गया है, एक सिंपल फ्रैक्चर और दूसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इस तरह के फ्रैक्चर में फ्रैक्चर साइट वातावरण के संपर्क में नहीं आती है। इसका मतलब है त्वचा नहीं फटती है, केवल अंदर की हड्डी में फ्रैक्चर होता है। जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, ये कंधे की हड्डी है और यहाँ पर केवल हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, मांसपेशियों और त्वचा के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। अगली श्रेणी में आते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, जिन्हें ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ओपन फ्रैक्चर इसलिए कहा जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कि फ्रैक्चर का संपर्क वातावरण से हो जाता है, जिसमें त्वचा को भी नुकसान होता है। साथ में ऊतक, मांसपेशियां व रक्तवाहिनियां भी नष्ट हो जाती हैं। यानी सिंपल से यह ज्यादा बड़ा होता है, जहां पर हड्डी बाहर निकल जाती है और वातावरण के संपर्क में आ जाती है। इसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रैक्चर लाइन के आधार पर हम देखते हैं कि कितने प्रकार के फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर लाइन का मतलब है कि फ्रैक्चर अपनी पूरी चौड़ाई में टूटती है या नहीं टूटती है। यदि फ्रैक्चर पूरी चौड़ाई में नहीं टूटती है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं, यानी पूर्णतः भंग नहीं हुई है और कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर वह अपनी पूरी चौड़ाई में टूट गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि केवल कुछ हिस्सा ही फ्रैक्चर हुआ है, पूरी बोन अपनी चौड़ाई में नहीं टूटी है। अन्य प्रकार के फ्रैक्चर्स, सबसे पहले बात करेंगे कोलीज फ्रैक्चर की। कोलीज फ्रैक्चर के अंदर रेडियस बोन का डिस्टल एंड टूट जाता है। आप देख रहे हैं कलाई के पास में जो हड्डी होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, और यहाँ का डिस्टल एंड जो कि मेटाकार्पल से अटैच होता है उसके पास में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इसे हम कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं। अगला वर्गीकरण देखते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जब किसी मिनरल्स, विटामिन्स या किसी बीमारी के कारण हड्डियों जब कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं उसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। पैथोलॉजी का मतलब ही बीमारी होता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन सिस्ट, यानी इन सब बीमारियों में भी आप सब जानते हैं कैल्शियम व विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में कमजोर हो जाती हैं और टूटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगला वर्गीकरण देखते हैं कंजेनाइटल फ्रैक्चर। जहां पे जन्मजात या भ्रूणावस्था में ही फ्रैक्चर हो जाए उसे हम कंजेनाइटल कहते हैं। यानी कभी कभार डिस्टोकिया के समय या जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है उस समय किसी शॉक के कारण भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। फ्रैक्चर ठीक होने के सिद्धांत देखिए बच्चों, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात किया था कि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट और फ्रैक्चर के ठीक होने के सिद्धांत में अंतर होता है। जब हमने फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया था तो 4R थ्योरी यूज करी थी और वहां हमने लास्ट में बात करी थी रिहैबिलिटेशन की। आप वापस वीडियोस देखिएगा। जब रिहैबिलिटेशन हमने किया था तो उस रिहैबिलिटेशन में हमने ये बताया था कि दोनों हड्डियों के किनारे आपस में जुड़ के पूर्वावस्था में आते हैं। लेकिन ये किनारे जुड़ते कैसे हैं, इसे हम फ्रैक्चर ठीक होने के सिद्धांत में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे क्या प्रक्रिया होती है। देखिए बच्चों, यह प्रक्रिया इसी क्रम में पूरी होती है। सबसे पहले होती है हिमेटोमा। आप और हम सभी जानते हैं हिमेटोमा का मतलब है
कि रक्तस्राव होना, और आप देख रहे हैं हड्डियों के दोनों किनारों के बीच में रक्तस्राव हो रहा है, जिसका मूल कारण है वहां उपस्थित रक्त वाहिनियों का फट जाना। रक्त वाहिनियां फटती हैं और रक्त इकट्ठा होने लगता है। इस प्रोसेस के अंदर सूजन आने लग जाती है क्षेत्र के अंदर, और लगभग 0 से 2 वीक का इस पूरे प्रोसेस में समय लग जाता है और ये सूजन बनी रहती है। अब हम सभी जानते हैं ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार होता है जिसे हम फिब्रिन कहते हैं, और इसी तरीके से यह फिब्रिन फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से एक जाल बना लेता है जिसे हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं, और फाइब्रोसिस होने लगता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यह फाइब्रोसिस, आप यहाँ देखिए फाइब्रोकार्टिलेज बनी है और इसे ही हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं। लेकिन अभी इसमें मजबूती नहीं आई है, फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ हुई है ब्लड में उपस्थित फाइब्रिन की वजह से, लेकिन अगर इसको हमने रिटेन नहीं किया, आपने 4R में देखा था रिटेंशन, यदि रिटेंशन नहीं हुआ तो यह वापस फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए अभी भी हम इसको उसी तरीके से एक ही स्थिति में बनाए रखते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कैलस मजबूत नहीं है, अभी केवल फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं ने एक जाल बनाया है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है और इसे हम सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। अगली प्रक्रिया में देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बोनी कैलस, यानी जो सॉफ्ट कैलस था वो बोनी कैलस में बदल गया है और अब यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं आ जाएंगी। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं के बाद ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं आ जाती हैं हड्डियों से, और आप देख रहे हैं यहां पर यह हार्ड कैलस का निर्माण करती है, कैल्सिफिकेशन होने लगता है बोन के अंदर और यह एक तरह से जुड़ाव स्थिरता की ओर जाता है, जिसमें 3 से 6 वीक का समय लगता है। अगली अवस्था यही हार्ड कैलस सेकेंडरी बोनी कैलस में परिवर्तित हो जाता है, यानी आसपास के अंदर जो भी डेड टिश्यू थे वह घुल जाएंगे और बोन वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। इसके लिए ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं, जो आसपास की मृत कोशिकाओं को घोल देती है। इस रीमॉडलिंग जो कि अंतिम स्टेप था, जहां पर सेकेंडरी बोनी कैलस बन रहा था, यहां पर आप देखिए बच्चों टाइम लगता है 8 हफ्ते से लेकर 2 साल तक। ये डिपेंड करता है पशु की उम्र पर, पशु की अवस्था पर, उसकी रोग की स्थिति पर, इसमें लंबा समय भी लग सकता है, और यदि पशु नवजात है और हेल्दी है तो इसमें कम समय भी लग सकता है, यानी लगभग 2 महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फ्रैक्चर ठीक होकर हड्डियां पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्चर ठीक होने के सिद्धांत तथा फ्रैक्चर का वर्गीकरण समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे फ्रैक्चर से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और इनके माध्यम से फ्रैक्चर को रिवाइज करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। और फिर इस बार आपको बता देता हूं कि फ्रैक्चर में से ऐसे 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जहां से फ्रैक्चर का क्वेश्चंस आते हैं। पहला, फ्रैक्चर की परिभाषा। आपने देखा होगा पूर्व की परीक्षाओं में सीधे फ्रैक्चर की परिभाषा पूछी गई थी, और दूसरी बार उन्होंने पूछा फ्रैक्चर का वर्गीकरण, जो कि अभी डीप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। मैं फिर आपको रिमाइंड दिलाता हूं, हर बार की तरह प्रश्न को पढ़िएगा और चारों ऑप्शंस को भी साथ में पढ़िएगा। सबसे पहले है, किसी हड्डी की निरंतरता का टूट जाना या हड्डी में दरार आ जाना कहलाता है। हड्डी की बात हो रही है और निरंतरता टूट रही है, तो हम सबको पता है कि फ्रैक्चर में ऐसा होता है, स्प्रेन या मोच में लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, साथ में जॉइंट में भी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन हड्डी नहीं टूटती। और डिसलोकेशन में तो हम सभी जानते हैं हड्डी अपनी जगह से हट जाती है, लोकेशन डिस हो जाती है, लेकिन हड्डी टूटती नहीं है। अब बच्चों यहां पर हड्डी शब्द दे दिया है तो हम सभी जानते हैं कि इसको फ्रैक्चर कहते हैं। अगर यहां पर हड्डी ना देकर इसे कठोर ऊतक लिख दिया जाए तो भी आपको फ्रैक्चर ही करना है, जैसा पूर्व में आ चुका है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपूर्ण फ्रैक्चर का उदाहरण है, यानी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कौन सा होगा? तो आप देखिए इसमें कौन कौन से इनकम्प्लीट फ्रैक्चर थे जो हमने पढ़े थे। ग्रीन स्टिक इनकम्प्लीट है, फिशर फ्रैक्चर जिसमें दरार आ जाती है वो भी इनकम्प्लीट की श्रेणी में आता है, और डिप्रेशन फ्रैक्चर जहां गड्ढा बन जाता है लेकिन पूरी बोन
चौड़ाई में नहीं टूटती है, चौड़ाई में टूटना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बच्चों ऑल डी। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं जहां पर चारों ऑप्शंस को वापस देखना है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पूर्ण फ्रैक्चर का उदाहरण है। अब हमने यहाँ पे अपूर्ण से हटकर पूर्ण पे आते हैं और पूर्ण के अंदर आप देखिए ऑब्लिक फ्रैक्चर जहां पर तिरछे स्थिति में हड्डी टूट रही थी। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इनकम्प्लीट की श्रेणी में आता है जहां पर हड्डी का ऊपरी सिरा टूट जाता है, नवजात के अंदर होती है, इनकम्प्लीट की श्रेणी में आती है। इसी तरीके से इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी पूर्ण फ्रैक्चर की श्रेणी में आता है जहां पर हड्डियां का एक सिरा दूसरे सिरे में धंस जाता है। तो आप इसे वापस पढ़िए, ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बोथ ए एंड सी, यानी ऑब्लिक फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर दोनों ही पूर्ण फ्रैक्चर की श्रेणी में आते हैं।